तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैंने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन करे थे। अब हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फिलिप वक्र किन दो चरों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लीजिएगा स्टॉप करके। हम लोग आगे चलते हैं ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। मुद्रा की तरलता के आधार पर संकुचित मुद्रा किसे कहा जाता है। तो संकुचित मुद्रा मतलब वैसे हो जो तुरंत ही चल जाए और आसानी से। ठीक है, तो M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा, इसका सूत्र भी दिया है, तो देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR में कितनी मुद्राओं को बास्केट शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए 5। कौन कौन है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉफर वक्र किसके बीच संबंध को स्पष्ट करता है। तो कर की दर और कुल कर राजस्व। ठीक, ये भी है, आपका कॉन्सेप्ट देख लेना। भारत में थोक सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो आपको पता होना चाहिए 2011 से 12 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। तो ADB एशियाई विकास बैंक। ठीक है, ये विश्व बैंक का नहीं है, जबकि ये IBRD IDA ME का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो ये होता तो आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे ही है, ये कॉन्सेप्ट भी देख लेना आप लोग। ठीक है, गिफिन वस्तुएं यानी गिफिन गुड्स के संदर्भ में मांग का नियम कैसा है। तो मांग का नियम विफल हो जाता है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है ना हर चीज़ में, लेकिन गिफिन गुड्स से ऐसे होते हैं कि मांग बढ़ने पर, मतलब कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि देखते होंगे जब सामान महंगाता है तो हम लोग जो भी थोड़ा ख़राब सामान होता है तो हम लोग ख़राब सामान की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अगर आप सेव ज़्यादा दे रहे हैं और अच्छे वाला क्वालिटी वाला सेव, लेकिन वहीं कोई रास्ते में थोड़ा सस्ता में सेव देता है जो थोड़ा ख़राब रहता है, लेकिन हम लोग ख़राब वाला को ही ज़्यादा खरीदते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, गिफ्ट एंड गुड्स मतलब उतना बढ़िया वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन डिमांड मतलब मांग बढ़ने, कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है। अगला ये कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। तो CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो यह है, आप कॉन्सेप्ट भी देख लेना। बोला है राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है कुल व्यय माइनस क्या हो जाएगा, तो राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। तो यह है आपका आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेना ये। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंजल का नियम किससे संबंधित है। तो एंजल का नियम आपको पता है, ये आय और भोजन पर व्यय का संबंध का है। ठीक है, आय और भोजन पर व्यय का संबंध। ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लेंगे कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाली आय का प्रतिशत घटता जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति घटती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक पर नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति घटती है। कुछ ये आप कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये आपका अंतर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि GNP बराबर क्या होता है, तो GDP प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और वही अंतर पूछा था ना, तो हम लोग GNP माइनस GDP करेंगे तो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति जन्य मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। ठीक, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लोफर वक्र किसके बीच से संबंध दर्शाता है। तो कर की दर और राजस्व कर को। ठीक है, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि भारत में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले किस कंपनी का पिछला औसत वार्षिक लाभ कितना होना चाहिए।
तो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। बोला है कि विशेष आहरण अधिकार का सृजन किसके द्वारा होता है, यानी एसडीआर का सृजन किसके द्वारा होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एंजल का नियम किससे संबंधित है, तो आय और भोजन पर बेस है। ये रिपीट हो गया यहाँ। अगला क्वेश्चन है बैड बैंक की अवधारणा किससे संबंधित है, तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में नई आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और वहीं जो अपनाया गया था कौन कौन से, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये देखते हैं कि ग्रेशम का नियम, ये ग्रेशम का नियम क्या है, तो यह है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है। ग्रेशम का नियम कहता है कि जो बुरी मुद्रा आती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है मार्केट से। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्स समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और इसका ये कॉन्सेप्ट है, देख लेना। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। इसका यह कॉन्सेप्ट है, देख लेना। अगला क्वेश्चन है भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियामक कौन है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, और सेबी को मैंने बारे में पिछले भी क्वेश्चन क्लास में बताया था, तो आप लोग देख लेना। ये अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सुलभ मुद्रा की नीति से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, ब्याज की दर पर बहुत कम होना, ब्याज की दर बहुत कम होना। सुलभ मुद्रा का मतलब है चीप मनी का, ब्याज की दर बहुत कम होना। ठीक, ये कॉन्सेप्ट देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की हुई थी, तो हुई थी यह कहाँ, इसका मुख्यालय मुंबई, और इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति के द्वारा। ठीक, कॉन्सेप्ट देख लेना। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष और किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको पता है कि 1998 में कल्याणकारी यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना में, और यह ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या अर्थ है, तो कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग कर लाभ कमाना। कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग कर लाभ कमाना क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। यह कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1956 में। कॉन्सेप्ट देख लेना। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मछली उत्पादन में वृद्धि। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, पूछता है नीली क्रांति के जनक, तो डॉक्टर अनूप कृष्णन और डॉक्टर हरिलाल चौधरी को इसका जनक माना जाता है। अगला है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप 1950 में किसने तैयार किया था, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था, तो दूसरी, और ये दूसरी क्या है, पीसी महालनोबिस मॉडल। और पहला वाला आपको पता है कि हेराल्ड डोमर है, और दूसरा है पीसी महालनोबिस मॉडल। भारत में सबसे हालिया विमुद्रीकरण किस तारीख को घोषित हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। राजकोषीय, जिसमें जो पैसा का आप देखते होंगे, पैसा वाला जो सब बदल गया, 500 1000 ये सब बदल गया है। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, तो सरकार की कुल उधार लेने की आवश्यकता। ठीक, भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के काल में पेश किया गया था, तो राजीव गांधी के 1987-88 में। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मंदी की तकनीकी परिभाषा क्या है, तो लगातार 2 तिमाहियों का जीडीपी में गिरावट।
लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में गिरावट को अर्थशास्त्र में मंदी की कहते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का आधिकारिक नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, और आपको पता है कि इस टाइम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपना पर्सनल खाता बोल दिया है और वह बोला है कि उसमें से मैं कुछ हिसाब नहीं दूंगा। मतलब जितना भी कोरोना के टाइम में पैसा दिया गया था ना, सब उस चुट्टा के हाथ में गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 2025-26 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो अमेरिका, यूएसए है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट का तात्पर्य किससे के निर्यात से है? तो है सेवाओं के निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो यानी उदार ऋणी खिड़की किसे कहा जाता है? तो आईडीए यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज में बुल और बियर किससे संबंधित है? तो शेयर की कीमतों में वृद्धि और गिरावट की उम्मीद। शेयर की कीमतों में वृद्धि और गिरावट की उम्मीद बुल और बियर से संबंधित है। ठीक है, शेयर मार्केट में ही इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवरत्न कंपनियों की अवधारणा किस वर्ष की गई थी? तो 1997 में। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? ठीक, तो फेमा किससे बनी है? फेरा से, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। ठीक है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो बीच से चुका है यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026 में रेलवे की कवच प्रणाली के लिए भारी आवंटन किया गया, यह क्या है? तो ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली स्वदेशी सुरक्षा तकनीक। अगला क्वेश्चन कि ई रुपया को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो 50,000 है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो जेनेवा और उसका पूरा नाम था गेट। अगला 100वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है? तो वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, यह है उपयोगिता। यानी आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ओनली 12 मिनट में। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लेना। थैंक यू।